Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Today we will start our lecture 9. In the previous lecture, we have started the Boolean algebra. We have seen some laws, rules, and then De Morgan's theorem. In the laws, we have seen the commutative law, associative law, and distributive law. And we have seen 12 rules like a dot a bar is equal to 0, a plus a bar is equal to 1, and other rules. Then we have gone through the De Morgan's theorem. In De Morgan's term into sum of product term. Then we have done Boolean analysis of logic circuits. After the analysis, we have done the simplification of Boolean expression, and we have seen that the simplified form and the given form have the same output. And after it, we have seen the standard forms of Boolean expressions, which were sum of product and product of sum form. We have done an example in the last lecture, and we will done some more examples of Boolean analysis. We will evaluate the Boolean expression, represent its result in a truth table, and then we will done the simplification of SOP or POS form, sum of product or product of sum form, representing results in a truth table of the simplified form, and then verify the expressions, simplified expression and the given old expression have the same results. अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बूलियन अलजेब्रा स्टार्ट किया था, कुछ लॉज देखे थे, रूल्स देखे थे, और हमने उन पे बात की थी कि कैसे हम ये रूल्स यूज करते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, उसमें कम्यूटेटिव लॉ था, एसोसिएटिव लॉ था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, 12 रूल्स थे, और आखिर में फिर हमने डे मॉर्गन्स थ्योरम देखा था, और इसी थ्योरम के थ्रू हम प्रोडक्ट ऑफ सम को सम ऑफ प्रोडक्ट में लिख सकते हैं. उसके बाद हमने बूलियन एनालिसिस लिख सकते हैं. उसके बाद हमने बूलियन एनालिसिस किया था लॉजिक सर्किट्स का. हमें गिवन इक्वेशन थी, उस गिवन इक्वेशन से हम लोगों ने ट्रुथ टेबल बना के उसकी फंक्शनैलिटी देखी थी. ठीक है, उसके बाद हमने जो बूलियन एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन की थी. ठीक है, और फिर हमने देखा था कैसे हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशंस को लिखने के दो तरीके हैं, एक सम ऑफ प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट ऑफ सम. हमने एक एग्जांपल देखी थी, और आज भी हम थोड़ी सी एग्जांपल्स और देखेंगे. हमने देखा था बूलियन एनालिसिस ऑफ सर्किट हम कैसे कर सकते हैं, फिर हमने बूलियन एक्सप्रेशन उसकी लिखी, फिर हमने ट्रुथ टेबल देखा, फिर सिंप्लीफाइड किया उस बूलियन एक्सप्रेशन को एसओपी और पीओएस फॉर्म में, और तब फिर हमने दोबारा सिंप्लीफाइड वर्जन का ट्रुथ टेबल देखा, और फिर हमने कंपेयर किया कि दोनों की फंक्शनैलिटी एक जैसी ही है. तो आज भी हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे. मेरे पास एक गिवन सर्किट है. ठीक है, गेट 1 की आउटपुट आपके पास बी बार आ रही है, गेट 2 की आउटपुट आपके पास ए बार आ रही है, 3 की आपके पास ए डॉट बी बार है, गेट 4 में हमारे पास सी डॉट टी आ रहा है, गेट 5 में अगर आप देखें तो मेरे पास ए बार बी बार डॉट सी बार टी बार होल बार आ रहा है. ये एक नैंड गेट है, सारी बात है. कमिंग एक्सप्रेशन जो होगी वो सारी प्रोडक्ट टर्म आपके पास बाद में आ जाएगी. उसके बाद मेरे पास एक नॉर गेट लगा हुआ है. ठीक है, नॉर गेट की वजह से दोबारा इसके ऊपर होल बार आ गया, ए डॉट बी बार प्लस ए बार बी बार डॉट सी बार डी बार होल बार के ऊपर फिर बार आ गया. तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसको हमने एवेल्युएट करना है. ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हमने एवेल्युएट करना है. हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे कैसे हम इस एक्सप्रेशन से इसका ट्रुथ टेबल लिख सकते हैं.
तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ए बी बार प्लस ए बार प्लस बी बार सी बार डॉट डी बार, इसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं और इस पूरी टर्म को हम y कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए बी बार आ गया, y इज इक्वल टू ए बार बी बार सी डी का होल बार आ गया। अब जो एक्सप्रेशन हमारे पास बन रही है, अगर एक्स वाई की फॉर्म में लिखें तो एक्स प्लस वाई होल बार बन रही है, यानी एक नॉर की इम्प्लीमेंटेशन बन रही है। नॉर गेट का हम लोगों ने देखा था इस तरह था, और हमने कहा था कि नॉर गेट में जब दोनों टर्म्स जीरो होंगी तो ही आउटपुट आपके पास 1 आएगी। अच्छा, अब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 होगा तो ही आउटपुट आपके पास 1 आएगी। नॉर कंडीशन की, नॉर गेट की कंडीशन होती है फॉर 1। तो x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 एंड है, बीच में और नहीं है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a डॉट b बार है। ठीक है, a डॉट b बार के लिए 0 होने का मतलब ये है कि या तो a 0 है या b 1 होगा। ठीक है, यानी दोनों 0 0 हो या एक कोई 0 एक 1 हो, तो या तो b 1 है या फिर a 0 है, तो आपके पास आउटपुट x इज इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, और y इज इक्वल टू 1 होने का मतलब ये है, ठीक है, सॉरी y इज इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि a जो है वो 0 है, ठीक है, b जो है वो b 0 है, c 1 है और d 1 है, तो ही आपके पास ये, क्योंकि 0 आएगा, 0 का बार अगेन 1.1, तो आपके पास टोटल 0 आ जाएगा, और 0 होगा, 0 का आप नेगेशन लोगे तो आपके पास 1 आएगा, 1 का आप ऊपर नेगेशन लोगे तो आपके पास 0 आएगा। तो अब ये कंडीशंस हैं हमारे पास। ठीक है, अब इन कंडीशंस को देखते हुए हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर आउटपुट इज इक्वल टू 1 में आता है a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन देखें तो आपके पास ये आ रही है, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1। a अगर 0 है या b 1 है तो भी आपके पास ये है, मगर दूसरी जगह y 0 तब होगा कि जब b 0 होगा। ठीक है, तो दोनों में प्लस है, तो एंड की कंडीशन आती है, इसलिए हम लोग उसको b इज इक्वल टू 0 ही देख रहे हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से ट्रुथ टेबल देख लें, हमारे पास a 1 के ऊपर c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 है। बाकी कहीं भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो सिर्फ एक इस आउटपुट के लिए 1 आ रहा है, बाकी सारी जगह 0 आ रही है। ठीक है, तो अब जो इक्वेशन हमें गिवन थी उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, a डॉट बी बार प्लस a डबल बार, इसको डिमॉर्गन के थ्रू ओपन करें, बार डॉट में आ गया। ठीक है, ये डबल बार कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ a बार b बार c बार c d रह जाएगा, और इसको ओपन करें a बार प्लस b डबल बार a डॉट ये आ रहा है, तो ये डबल बार अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास a बार b प्लस a डॉट b c d। अब ये आपने पढ़ा हुआ है a प्लस b इंटू c इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था आई थिंक, हाँ जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था वो, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ए पे भी और बी पे। इस लॉ के मुताबिक हमने इसको ओपन किया, एक दफ़ा ये इसके साथ आ गया, एक दफ़ा ये इसके साथ आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास a डॉट ए बार आपके पास a बार ही आएगा, b बार c d ये आ गया। ठीक है, और a बार b बार डॉट सी डी, b बार कैंसिल हो जाता है, a बार सी डी आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास a बार सी डी है, तो इस वजह से ये a बार सी डी एक ही दफ़ा लिखा गया। ठीक है, तो सिंप्लीफाई होने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ रही है, a बार b बार डॉट सी डॉट डी। तो जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, अगर उसका ट्रुथ टेबल देखें तो वो भी यही कहती है कि सिर्फ एक कंडीशन पे a बार b बार सी डी के ऊपर ही बांधना है, बाकी सब के लिए ये 0 है। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल ऑफ
ठीक है। तो ट्रुथ टेबल ऑफ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल ऑफ प्रीवियस एक्सप्रेशन दोनों एक ही है। इसका मतलब जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है उसकी फंक्शनैलिटी और जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसकी फंक्शनैलिटी दोनों की सेम एक जैसी ही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मेरे पास सॉरी नहीं, ये तो सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है। ए बी सी डी का सिंप्लीफाइड वर्जन ये आ रहा है। अब अगर आप देखें ये वाला लॉजिक सर्किट और ये वाला लॉजिक सर्किट, दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है, मगर इसमें आपके पास नंबर ऑफ गेट्स काफ़ी कम है, ठीक है। हमने वही 3 4 और 7 एक एंड गेट लिया और एक 3 4 7 लिया। अब आखिर में एंड गेट है तो इसका मतलब कि ये मेरे पास प्रोडक्ट टर्म है, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा कि ये मेरे पास एक प्रोडक्ट टर्म है। अच्छा, सिंपली सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। प्रोडक्ट टर्म है, प्रोडक्ट टर्म होगी तो आखिर में सम ही लगता है। और हमने सिंप्लीफाइड सर्किट देखे कि सिंप्लीफाइड सर्किट की फंक्शनैलिटी और जो ओरिजिनल था वो सेम ही था। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक और इक्वेशन है, ए बार सी बार आ रहा है, फिर ए डॉट बी डॉट सी बार सी प्लस डी, और आखिर में इन दोनों का नैंड लेके हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सी फॉर्म होगी, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगी, ये प्रोडक्ट टर्म है। अब इसको अगर हम वैल्यूएट करें, ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी बार ले लेते हैं, y इज इक्वल टू सी बार प्लस डी दे देते हैं। अगेन मेरे पास ये नैंड गेट है। नैंड गेट में हम लोगों को पता है कि जब दोनों 0 0 होंगे तो ही आपके पास आउटपुट पे 1 आएगा, बाकी सारी टर्म्स के लिए 0 ही रहता है नैंड टर्म। क्यों? 0.0 टर्म्स के लिए 0 ही रहता है नैंड टर्म। क्यों? 0.01 0.00 0 का इन्वर्ट ले तो आपके पास 1 आता है। तो इन दोनों कंडीशंस के लिए आपका जो फॉर्म बन रही है वो x डॉट वाई फॉर्म डॉट वाई होल बार बन रही है। अब आउटपुट 1 तभी होगी जब x इज इक्वल टू 0 होगा और y इज इक्वल टू 0 होगा। अब x इज इक्वल टू ए बार डॉट बी सी है, ठीक है। एंड है, एंड में आपके पास तीनों टर्म्स का 0 होना चाहिए। तो a बार 0 है, इसका मतलब है a 1 है, b 0 है, c बार 0 है, तो इसका मतलब कि c 1 है। इसके लिए ये कंडीशन हमारे पास आ रही है। y इज इक्वल टू c बार d है, ठीक है। c बार को 1 होने के लिए आपके पास वो सॉरी y इज इक्वल टू 0 के लिए c बार का 0 होना 0 होगी तो c आपके पास ओरिजिनल 1 होगा, d आपके पास 0 होगा, यानी 0 प्लस 0 0। क्योंकि और गेट है, और गेट में आपको पता है कोई एक टर्म भी 1 हो तो आउटपुट पे 1 आ रही है, इसलिए यहाँ पे एंड का होना बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों टर्म्स में आपको पता है कि इनमें से कोई एक टर्म भी 0 हो जाए तो आउटपुट आपके पास 0 होगी, तो इसलिए बीच में हमने और लिखा है, ठीक है। अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले c इज इक्वल टू 1 d इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं। c इज इक्वल टू 1 d इज इक्वल टू 0 1 आ गया, ठीक है। c इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 0 1 आ गया, ठीक है। c इज इक्वल टू 1 d इज इक्वल टू 0 आपके पास 1 आ गया, c इज इक्वल टू 1 d इज इक्वल टू 0 आपके पास 1 आ गया, ठीक है। ये चार इस पे आ गया। अब ऊपर वाला देखते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू 1 आपके पास सिर्फ इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो ऊपर वाली टर्म्स हमने सारी छोड़ ली हैं। 0 होगा तो भी आपके नहीं और है ना, और c इज इक्वल टू 1 होगा तो भी आपके पास आउटपुट पे 1 आएगा। b इज इक्वल टू 0 सॉरी हाँ, ये इसमें और की कंडीशन है, ठीक है। तो और की कंडीशन में देखेंगे a इज इक्वल टू 1 तो आपके पास ये आ रहा है। जब a इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास सारा आउटपुट पे आपको 1 1 1 1 मिल रहा है, ठीक है। 1 1 1 1 आ रहा है। अब b इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 0 के ऊपर भी आपको 1 1 1 1 मिल रहा है, ठीक है। b इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपके सारा 1 मिल रहा है, और c इज इक्वल टू 1 के ऊपर भी आपको सारा 1 मिल रहा है। तो c इज इक्वल टू 1 पे 1, c इज इक्वल टू 1 पे 1, c इज इक्वल टू 1 पे 1 मिल रहा है, ठीक है। c इज इक्वल टू 1 पे 1 मिल रहा है, c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 पे 1 मिल रहा है। तो इस हिसाब से ये सारा हमने इसका ट्रुथ टेबल बना लिया। अब
री राइटिंग द ट्रुथ टेबल, अगर कंडीशंस री राइटिंग तो हम तब करेंगे जब हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। आई थिंक ये स्लाइड a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to 1 और c is equal to 1 and d is equal to 0। अच्छा, इसमें आप देखें d is equal to 0 है, ठीक है, एंड d is equal to 0 है, तो d वाले को हम सारा हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये ना भी हो तो भी आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो d is equal to 0 को हटाने के बाद मैं सिर्फ a b c की टर्म में मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं तो मुझे सिर्फ ये 3 वेरिएबल चाहिए होंगे, ए बी सी। डी का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं आ रहा आगे आउटपुट की तरफ कंट्रीब्यूशन में, तो हम लोग डी को हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो मैंने रीराइट किया ट्रुथ टेबल को, तो मेरे पास ये ट्रुथ टेबल आ रहा है डी के बगैर, टेबल आ रहा है डी के बगैर। अब एक्सप्रेशन को देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशन को। तो मेरे पास ये आ रहा है, मैं अगर डिमॉर्गन के उससे इसको ओपन करूं तो मेरे पास a बार डॉट b डॉट c बार का बार प्लस c बार प्लस d होल बार है। इसको ओपन करते हैं, अगेन डिमॉर्गन के थ्रू ही इसको हमने ओपन किया है, तो a डबल बार कैंसिल हो जाएगा, c डबल बार कैंसिल हो जाएगा, c डबल बार है, तो a बार a प्लस b बार प्लस c इंटू डी है, अगेन c इंटू डी बार है। अच्छा, अब या तो मैं 1 प्लस डी बार करके भी इसको ओपन कर सकता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या फिर एसोसिएटिव के हिसाब से भी आए तो आपके पास ये आ रहा है। तो एक टर्म आपके पास 1 हो जाएगी, दूसरी टर्म आपके पास डी बार, 1 प्लस डी बार आपको 1 ही देगा, ठीक है, 1 प्लस डी बार आपको 1 ही देगा। तो इस कंडीशन को अगर हम देखें तो मेरे पास जो सिंप्लीफाइड टर्म है वो a प्लस बी बार प्लस सी आ रही है। अब a प्लस बी बार सी का ट्रुथ टेबल और जो ऊपर वाला ट्रुथ टेबल है वो दोनों सेम ही होंगे हमारे पास, मगर जो सिंप्लीफाइड लॉजिक सर्किट है वो बहुत कम ईजी है। पहले वाला जो सर्किट था इसको आप देखें तो इसमें 6 गेट्स हैं, ठीक है, जबकि इसमें आप देखें इसमें आपके पास जस्ट 2 गेट्स हैं। तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ईजी है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल इक्वेशन। अच्छा, ये सिंप्लीफाइड जो इक्वेशन है वो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में है, ठीक है, अगेन प्रोडक्ट का सम लिया हुआ है, आखिर में एंड गेट है, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है, सिंगल टर्म रिप्रेजेंट कर रही है और सिंप्लीफाइड सर्किट आ गया। अब स्टैंडर्ड एसओपी और पीओएस फॉर्म्स को हम देखेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड एसओपी और पीओएस हमने जो फॉर्म्स पढ़ी हैं वो स्टैंडर्ड नहीं थी, हम लोगों ने पीओएस फॉर्म देखी। अब स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में ये होती है कि जिसमें जो लिटरल्स हैं उसमें सारे वेरिएबल्स इंक्लूड हों, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड एसओपी इज कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड एसओपी बाय यूजिंग द रूल a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, ठीक है। जो रूल आता है वो हमारे पास है a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। नॉन स्टैंडर्ड एसओपी को स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस रूल को देखते हैं, और नॉन स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म इज कन्वर्टेड टू स्टैंडर्ड पीओएस बाय यूजिंग द रूल a इंटू ए बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म है उसको अगर हमने पीओएस स्टैंडर्ड पीओएस में करना है तो हम ये रूल यूज़ करेंगे, और स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है तो उसको हमने स्टैंडर्ड एसओपी में करना है तो हम ये वाला रूल यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एसओपी में करना है तो हम ये वाला रूल यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। जिससे मेरे पास ये एसओपी फॉर्म है a प्लस ए इंटू सी बार प्लस बी इंटू सी बार। अब अगर इसको स्टैंडर्ड करना है तो यहाँ पे b मिसिंग है और यहाँ पे a मिसिंग है, ठीक है। अब b मिसिंग है तो मैंने a c के साथ b प्लस बी बार ऐड कर दिया, इसके साथ a मिसिंग है, यहाँ पे मैंने a प्लस ए बार ऐड कर दिया। इसको ओपन किया, ए बी सी बार ए बी बार सी बार ए बी सी बार ए बी बार सी बार, तो ये दोनों टर्म्स ए की हैं, ठीक है। a प्लस ए हमेशा a ही होता है, तो ये हम एक दफ़ा लिख लेते हैं ए बी सी बार, और बाकी ए बी बार सी बार इधर आ गया और ए बी सी बार। अब ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में आप देखते हैं कि अगर 3 लिटरल्स हैं तो तीनों मेरे पास बीच में आए हुए हैं, तीनों लिटरल्स आए हुए हैं, ठीक है।
इसी तरह स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म देख लें, ठीक है, ए बी सी ए बी डी ए बी सी डी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, ए बी सी डी तीनों है। यहाँ पे मेरे पास सी मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डी मिसिंग है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डी इंटू डी बार और सी इंटू सी बार किया, उसके बाद मैंने इसको इवेल्युएट किया तो मेरे पास ये टर्म बन रही है ए बी सी बार डी बार ए बी सी डी बार और ए बी बार सी बार डी बार। अब ये टर्म और ये टर्म को अगेन सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास ए बार बी बार सी डी बार और ए बार बी बार सी डी आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में आ गई है। तो मुझे अगर एसओपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है तो मुझे ए प्लस ए बार, ये आ गया, ए प्लस ए बार वाला रूल यूज करना है एसओपी के लिए, और पीओएस के लिए मुझे ए डॉट ए बार वाला रूल यूज करना है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म इम्प्लीमेंटेशन बाय स्विचिंग बिटवीन स्टैंडर्ड पीओएस और एसओपी। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो मुझे सर्किट इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है एसओपी से पीओएस में कन्वर्जन के लिए या पीओएस से एसओपी में कन्वर्जन के लिए, वो बहुत इजी हो जाती है। ये हम देखेंगे कैसे। अल्टरनेट मैपिंग मेथड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। जो अल्टरनेट मैपिंग मेथड है, इस तरह कर्न ऑफ मैप है या के मैप है, उसके अंदर भी मुझे अगर स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में हो या स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में हो तो मुझे पास इम्प्लीमेंटेशन करना काफ़ी इजी होता है। हालांकि हम नॉन स्टैंडर्ड को भी कर सकते हैं मगर स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी इजी रहती है। इसी तरह जो आपके पास प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स को ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टर्म इन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म आर मिन टर्म्स, ठीक है। एसओपी फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में जो टर्म को हम मिन टर्म्स कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट टर्म्स, और मैक्स टर्म जो है वो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में जो टर्म्स होंगी उनको हम मैक्स टर्म कहते हैं। जैसे मिन टर्म आपके पास एक 0 0 0 जो मिन टर्म है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये एक मिन टर्म 0 है, ठीक है, 0 0 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी तरह पीओएस फॉर्म में ये ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार होगी, ठीक है, ये मैक्स टर्म होगी। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म की और प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इससे काफ़ी इजी हो जाती है। जैसे ये 0 0 0 के लिए है, ये भी 0 0 0 के लिए है, ठीक है। अब मिन टर्म्स और मैक्स टर्म को मिन टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन से और मैक्स टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में देखें तो मिन टर्म 0 0 0 का मतलब है कि मिन टर्म ए बार बी बार सी बार है, ठीक है। 0 0 1 ए बार बी बार सी, 0 1 0 आपके पास आ जाएगा ए बार बी सी बार। और अगर मैक्स टर्म की बात करें तो ये होगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी ए बी प्लस सी बार, यानी ये प्रोडक्ट टर्म है और ये आपके पास सम टर्म है। प्रोडक्ट टर्म का हमेशा आखिर में सम लिया जाता है तो इसलिए हम इसको पीओएस और इसको एसओपी में लिखते हैं, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम में आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट टर्म मिन टर्म जो होती है वो प्रोडक्ट टर्म्स है, मैक्स टर्म जो है मेरे पास वो सम टर्म्स है, और इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 1 1 0 आ रहा है आपके पास ए बी प्लस सी बार या ए डॉट बी डॉट सी बार आ रहा है। तो ये मेरे पास इनकी बाइनरी में इनकी रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम को कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है जब आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है मिन टर्म और मैक्स टर्म। अच्छा, अगर आपके पास इक्वेशन में मिन टर्म्स हैं, ठीक है, सिंप्लीफाइड करने के बाद आपको मिन टर्म सारी मिल रही हैं, तो उसकी अल्टरनेट एक्सप्रेशन जो होगी वो मैक्स टर्म्स होंगी जो मिन टर्म के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। जिस तरह मेरे पास एक इक्वेशन आती है उसमें मिन टर्म 1 2 4 है, ठीक है, तो ये मैक्स टर्म में वो इक्वेशंस होंगी जो इसमें नहीं है। जैसा 0 होगा, 1 2 है, 3 4 है, तो 5 6 और 7, तो ये मैक्स टर्म की कन्वर्जन होगी। तो अगर मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो देखिए आप, मैं इसको इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब हमें ये देखना होता है कि हम मिन टर्म में ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रहे हैं या मैक्स टर्म में सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रहे हैं। तो जो ज़्यादा सिंपल
जिन इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना होता है उनको वो यूज करते हैं। मिन टर्म के लिए सिंप्लीफिकेशन में हम 1 लिखते हैं, बाइनरी इक्वेशन में हम 1 लिखते हैं, बाइनरी जो मैक्स टर्म है उनके लिए हम मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट हम ट्रुथ टेबल में 0 से कर रहे होते हैं। तो इसकी एक्सप्रेशन देखें, ठीक है, और ए बी सी ये कैनोनिकल फॉर्म में है, ठीक है। इसको अगर हम ओपन करें, ठीक है, तो आपके पास ए बार बी बार सी बार प्लस 0 टर्म 2 3 5 7 है। तो 0 2 3 5 7 यहाँ से देख लें, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है। इन टर्म्स को हमने लेके आपस में सम किया, ठीक है, ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार। अब इसकी जो अल्टरनेट कन्वर्जन होगी मैक्स टर्म के लिए, वो जो इसमें मिसिंग है वो मैक्स टर्म में आ जाएंगी, जैसे 1 4 और 6 आ रहा है, ठीक है, ये कैनोनिकल फॉर्म में आपके पास आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये वाली मिन टर्म्स की इक्वेशन अगर आ रही है तो वो इन टर्म्स के मैक्स टर्म के इक्वल है। स्टैंडर्ड एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशन कन्वर्टेड टू ट्रुथ टेबल फॉर्म। अच्छा, ट्रुथ टेबल फॉर्म में देखें तो मैक्स टर्म्स के लिए हम लोग 1 लिख रहे होते हैं और मिन टर्म के लिए हम लोग 0 लिख रहे होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह मेरे पास ये मैक्स टर्म मिन टर्म्स है, ठीक है, ए बी बार प्लस बी सी, वही जो मेरे पास नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया तो मेरे पास ये फॉर्म आई। इसको मैं अगर इम्प्लीमेंट करूँ 3 4 5 7 तो मेरे पास जो 3 आ रही है वो ये है, 3 4 और 5 ही है और 7 ये आ रही है। तो ये मिन टर्म्स में है, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो मैंने इसके लिए 1 1 1 1 कर दिया। और इसका अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म लिखूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में जो ये 0 0 0 है, ये इसकी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी बार की अपने इम्प्लीमेंटेशन की थी, तो मैं इसको सिंप्लीफाइड किया था तो आपके पास ये फॉर्म आ रही है, ठीक है। अब इसमें देखें 1 2 3 5 है, यहाँ पे 1 2 3 5 है। 1 2 3 5 के लिए जो मैक्स टर्म्स है, सॉरी हाँ जी, जो मैक्स टर्म्स है उनको हमने 0 कर दिया। ए बी सी बार आपके पास आता है जी 0 0 नहीं 1 1 0, ये ए है ना, ये बार नहीं है, तो 1 1 0 1 1 0 के आगे आपने 0 लिख लेना है। 1 1 0 के आगे आपने सॉरी 1 1 0 के आगे 1 करना है, ये पीओएस के फॉर्म में, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में है, इसको हमने ए बी सी बार ए बी बार सी और ए बी बार प्लस सी बार इंटू ए बार प्लस बी इंटू सी बार। तो ये जो टर्म आ रही है 0 1 0 0 1 0 0 सॉरी 1 0 0 1 0 1, तो इसको हमने अगर ट्रुथ टेबल में देखें तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को हम लोग जो लिखते हैं वो 0 की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके पास मैं इसको 1 मिनट ज़रा रब करूं ताकि चीज़ें क्लियर हो। अब ये मेरे पास टर्म बन रही है 1 1 0, ठीक है। ये मेरे पास टर्म बनेगी 1 0 1, तो 1 0 1 ये आ रही है, तो 1 0 1 के आगे मैंने 0 लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह ये मेरे पास आ रही है 1 0 0, तो 1 0 0 के आगे आई थिंक ये ट्रुथ टेबल में थोड़ी सी कहीं कंफ्यूजन हुई है, और ये मेरे पास आ रही है 0 1 0, तो 0 1 0 के आगे 0 है, ठीक है। इस ट्रुथ टेबल में थोड़ा सा शायद चीज़ें राइटिंग मिस्टेक है, क्योंकि प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं वो आपके पास 0 से ही रिप्रेजेंट हो रही होती हैं, तो जो जीरोस इन टर्म के आगे नहीं है उन टर्म के आगे 1 आ जाएगा, बाकी चीज़ें आपके पास
आ जाएंगी। इस तरह अगर ये ए बार बी सी है, बी सी है, ये ए बार बी सी बार है, ठीक है, ये ए बार बी सी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक है, तो प्रोडक्ट टर्म को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्स टर्म्स को हम लोग जो है वो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद के मैपिंग आ जाती है। के मैपिंग एक और सिस्टमेटिक वे है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन का, ठीक है। जो हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं, ये गारंटी नहीं करती कि आपके पास ये जो फॉर्म आपने निकाली है वो सबसे सिंपल है। दूसरा, टर्म्स और नॉट ऑब्वियस टर्म्स ऑब्वियसली करेक्ट नहीं भी आती हैं, और दूसरा आपको के लिए रूल्स एंड लॉज पे ठीक ठाक ग्रिप चाहिए। जबकि के मैप जो है वो एक सिस्टमेटिक मेथड है, अरे ऑफ सेल्स होती है, यूज्ड फॉर सिंप्लीफाइंग 2 सेल्स होती है, यूज्ड फॉर सिंप्लीफाइंग 2, 3 एंड 5 वेरिएबल एक्सप्रेशन। इससे ज़्यादा भी हो सकती है मगर वो टफ हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये काफ़ी इजी मेथड है। अगर 3 वेरिएबल के मैपिंग पे बात करें तो 3 वेरिएबल के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं वो 2⁻3 8 होते हैं। तो आपके पास के मैप में टोटल 8 सेल्स आएंगे। ये एक टेब्यूलर मेथड है। हम लोग एक 8 इसका ना से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से हम और 5 6 और 7 इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं, और टेबल बना के फिर हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। कि रो फॉर्मेट और कॉलम फॉर्मेट आप रोज में भी कर सकते हो और कॉलम में भी कर सकते हो। जैसे 4 वेरिएबल में आपके पास 16 सेल्स होंगे, ठीक है, जिसमें 16 मिन टर्म्स होंगी और 8 मैक्स टर्म्स होंगी, ठीक है। 4 वेरिएबल के मैप हैज़ अ स्क्वायर फॉर्मेट। जाहिर बात है 16 है तो आपके पास एक इस तरह से स्क्वायर फॉर्मेट आ रहा होगा आपके पास 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इस तरह आपके पास 16 खाने बने होंगे। के मैपिंग पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक सर्किट्स को देखा। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों ज़रूरी है और कैसे हम कर सकते हैं रूल्स अप्लाई करके। फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म टू एसओपी टू पीओएस कन्वर्जन आपके पास इजी हो जाता है, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रुथ टेबल पे हमने बात की कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म है, मिन टर्म्स के लिए हम लोग 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और मैक्स टर्म में हम लोग उसके लिए 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। बी बार प्लस सी और ए प्लस बी बार, यहाँ पे आप देखें ए बी बार प्लस बी सी है, ए प्लस बी बार इंटू बी प्लस सी बार है। इसको अगर हम टर्म को ओपन करें तो मैक्स टर्म के लिए हम लोग जो है वो 0 से रिप्रेजेंट करते हैं ट्रुथ टेबल में भी और उसमें के मैपिंग वगैरह में भी, ठीक है। जो मिन टर्म्स हैं उनको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और मैक्स टर्म को 0 से। और हमने इनकी बाइनरी फॉर्म में देखा कि कैसे मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम के मैपिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस लेक्चर से गो थ्रू कीजिएगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो वो इंशाल्लाह हम सेशन में क्लियर